ओके। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे वैसे? बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों ठीक है। अपन बिहारी बाबू हैं। बिहार की ही संतान है, तो बिहार के बारे में आज बात करते हैं थोड़ी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। कहाँ से शुरू करें हम? एक औपचारिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बिहार बिहार का, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे कि पुराना नाम मगध मगध मगध। रहा है। और मगध का अब वैसे मगध का वैसे महाभारत में भी काफी जिक्र रहा है। मगध राज मगध का राज जिक्र रहा। के राजा कौन थे? जरासंध। जरासंध, हाँ। जरासंध थे। अ, क्या? जरासंध ही थे ना मगध के राजा तभी महाभारत के टाइम पे, क्योंकि प्रोबेबली। जहाँ तक मुझे याद है, कर्ण के कई सारे युद्ध हुए हैं जरासंध के साथ। और भीम। आखिर में जरासंध को भीम ने मारा था। हाँ, आखिर में जरासंध को भीम ने परास्त किया था, पराजित किया था श्री पर कृष्ण की मदद से। अब पराजित ही नहीं किया था, मार भी दिया था। श्री कृष्ण ने आखिरकार उनका कहानी खत्म करवा दिया था। भीम भीम को उनके सीक्रेट्स बता करके। तो जो भी है अच्छा, बट। थोड़ा सा सब्जेक्ट से भटकना चाहेंगे हम। हम्म जैसे कि अब महाभारत का जिक्र आया। हम्म बहुत लोग कृष्ण को हीरो मानते हैं, बहुत लोग कृष्ण को थोड़ा सा शक के दायरे में भी रखते हैं कि कृष्ण हर जगह ऑनेस्ट नहीं थे, हर जगह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, हम्म इन द केस ऑफ भीष्म, गंगापुत्र की ही बात ले लो, हम्म या द्रोण द्रोण की ही बात ले लो, या एक और जिसको मरवाने के लिए उन्होंने सूर्यास्त करवा दिया था पहले ही, समय से पहले ही। हम्म। तुम्हें क्या लगता है कि कृष्ण की ये करतूतें कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक सही लगती हैं? मतलब एक ऐसी, अब क्या सोचते हो तुम इन चीजों के बारे में? देखो, दो एक चीज मैंने सुनी हुई है। ऑफ कोर्स पढ़ी नहीं है अब तक पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, या फिर जैसा भी समझे। बट मैंने ये सुना है कि श्री कृष्ण और श्री राम में एक अंतर ये था, जो मेजर अंतर था, कि एक पुरुष के अंदर जो विद्याएं होती हैं, जो गुण होते थे, जो गुण होने चाहिए, इसमें श्री कृष्ण श्री राम से आगे थे। ठीक है। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि देखो, लाइफ अभी 2022 में हो या फिर तभी रहा हो, युगों के हिसाब से लाइफ को हमने बांट रखा है धर्म में। बट बहुत सारे धर्म में युग नहीं है, वो उसमें बस कंटिन्यूअस डेट है। कैलेंडर कीप्स चेंजिंग। तो अभी अगर अपने डेट की ही बात करें, तो हमें ही लाइफ जीने के लिए बहुत से साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजों में हम पारंगत नहीं है, बट हमें ऐसा शो हम्म। करना पड़ता है कि हम पारंगत हैं। उस इस चीज को आज के समय पे लोग कहते हैं कि देखो, ही इज फेकिंग, शी इज फेकिंग, राइट। हम्म। अगर इसी को दूसरे शब्द में कहें तो लोग कहेंगे देखो, ये छलिया है, छल धारण कर लेता है, जहां जाता है वहीं उसी रूप में हो जाता है। करेक्ट। रासलीला। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये ओवरऑल, कि मैंने श्री कृष्ण को पूरा पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ना ही महाभारत पूरी पढ़ी हुई है। थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट कर्ण में है, और भीष्म में है, और भी कुछ कुछ ऐसे पात्र हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। एक उनमें श्री कृष्ण भी है। मिनट, इट इज बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। तुम कर्ण और भीष्म का नाम कृष्ण से आगे रख रहे हो, या कृष्ण के अतिरिक्त बता रहे हो? नहीं नहीं, मैं कृष्ण के अतिरिक्त अतिरिक्त बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पूरे महाभारत में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर्टिकुलरली। जाहिर है कि कृष्ण के कर्ण बारे तो में सभी। कृष्ण के बारे में मैंने कर्ण में ज्यादा पढ़ा नहीं है। पढ़ूंगा, समय मिले तो पढ़ूंगा। वैसे मैं बेसिक जानकारी के लिए बताऊं, मैंने आज ये बुक मंगाई, तुमने रिकमेंड की थी, याद है? इंडिया दैट इज इट्स अ नाइस भारत, जे साई नाइस बुक, दीपक। नाइस। हाँ। हाँ। तो अभी तो स्टार्ट किया है।
सैटरडे संडे जब भी पता टाइम है मिलता है देखता हूँ। इस आदमी से मैं इन्फ्लुएंस कब हुआ था? क्या? साई साई दीपक से। सबरीमाला के टाइम पे। नहीं नहीं, जब मैंने यूट्यूब पे इसका एक डिबेट देखा था शशि थरूर के साथ। हाँ, काफी मेरे डिबेट्स है। और मेरे मन में ये पहले से धारणा थी कि शशि थरूर भाई वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। और मैंने देखा कि शशि थरूर को ये इंसान धो रहा है इन डिबेट। तो आई नहीं, थॉट कि ये कौन he आ गया speaks सुनने। very nice. He speaks very nice. हाँ, वहां से And थोड़ा सा। whenever he talks, na, he talks about facts. So yes, बिल्कुल I also रेफरेंस। agree with him. अभी बुक ये पढ़ना स्टार्ट किया, फैक्चुअल। देखते हैं कहाँ तक पहुंचता हूँ। पर बुक काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरटेनिंग तो पता नहीं, पर काफी इंटरव्यूइंग जरूर होगी। हाँ, पढ़ के देखते हैं कहाँ तक जाती है। हम्म। तो और चलो एक, अपने बैक टू ओरिजिनल टॉपिक जाने से पहले ना मैं एक छोटा सा वैसे पॉइंट आउट करूंगा। देखो, हाँ, मी पर्टिकुलरली, लोग ऐसा कहते हैं, जैसे अभी अभी मैंने रिसेंटली ना एक ट्विटर पे एक ट्रेंड देखा। सब हम्म, लोग मिलके, बहुत सारे लोग जो हैं, विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं जो भी, संस्थापक हैं। उनके खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि श्री राम ने सीता के प्रति कुछ लाइन कही थी, कुछ शब्द प्रयोग किए थे, और उन्होंने जैसे महाभारत में लिखा है उस चीज को वैसे ही उन्होंने बताया। कौन से शब्द? अब शब्द वो ऐसे थे कि सीता जब वापस आती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनके लिए ये पूरी युद्ध को लड़ा गया और जीता गया। तो श्री हम्म। राम का उसमें एक श्री राम कुछ कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि हे सीते, ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा गया, ठीक है। और साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे एक भोजन को कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद विष पूर्वक मान के उसकी उसको त्याग दिया जाता है, वैसे ही तुम मेरे किसी काम की नहीं, ठीक है। ये बहुत ही तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, नहीं देखो मैं सुनो कंट्रोवर्सी नहीं है। पहली बात, बहुत गंदा वक्तव्य है, और जहां तक हमको ध्यान है ये ओरिजिनल रामायण में भी है शायद। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये ओरिजिनल रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, गीता प्रेस के हाँ, लिखे जो पुस्तकें छपती हैं वाल्मीकि उसमें रामायण। ये, और वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखा गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे, देखो, विकास दिव्य कीर्ति वो 3-4 साल पहले की वीडियो थी, उसमें वो कह रहा है कि देखो ये बात बहुत गलत है। क्या होता है, उसने इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझाया है कि कई बार जो लेखक है ना, किसी भी चीज को लिखते वक्त वो अपने मन की भावनाओं को भी पात्र के द्वारा कहलवाता है, एड ऑन करके कुछ चीजों को अपने छांट देता है। फ्रस्ट्रेशन। हाँ, प्रेफरेंशियल राइटिंग जिसको कहते हैं, कुछ चीजों को वो लिखता है, कुछ चीजों को छोड़ देता है, कुछ चीजों को ऐड ऑन कर देता है जो उसके अपने अंदर की भावनाएं हैं। तो जब ये ओरिजिनल बातें लिखी गई, तो विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि तो उन्होंने ये लिखा है, ओरिजिनल रामायण में लिखा है, उत्तरकांड में भी लिखा है, उसके बाद बहुत सारे रामायण लिखे गए उन सब में है, यहाँ तक कि सेम इसी चीज का जिक्र महाभारत में भी है। लेकिन जब तुलसीदास ने इसको लिखा, इस पूरे उत्तरकांड के पूरे वाक्य को ही हटा दिया। तो वो ये बिल्कुल कहता है बिल्कुल। कि कवि जो है समय के साथ, समय की चीजों को देखते हुए डिसाइड करता है कि उसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पात्र वही है, पर लिखने वाला पात्र के मुंह में अब जबान डाल सकता है, वो कुछ भी कहलवा सकता है। और बीइंग रीडर हमें क्या पता पात्र ने क्या कहा क्या नहीं कहा। इसी चीज को थोड़ा सा अगर मैं इलाबोरेट करूं, तो अगर अभी के डेट पे मैं लिखूं रामायण या तुम लिखो रामायण, अगर तुलसी को और वाल्मीकि की पूरी रामायण पढ़ के हम लोग फिर से उसको पैराफ्रेज करें और फिर से लिखें, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हम आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बदलाव कर देंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, तो ये तो समाज का ही रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी टेक्स्ट जब लिखा जाता है तो वो समाज के ही चश्मे से लिखा जाता है, इसमें बिल्कुल, कोई। उस वक्त जैसी चीजें चल रही होती हैं वैसे ही लिखी जाती है। अब हाँ उसने, हाँ। विकास दिव्य कीर्ति ने एक और जिक्र किया, एक और जो वाक्य गुजरा पूरे रामायण में,
हम्म। कि कोई महर्षि आते हैं जो उनसे कहते हैं कि हे राम, आपके पूरे राज्य में कुछ तो गलत हो रहा है जिसके कारण मेरा पुत्र मर गया। तो राम ढूंढने निकलते हैं कि भाई क्या गलत हो रहा है। तो जब क्या जाते हो हैं, गया, क्या हो उनका पुत्र मर गया, किसी महर्षि का, गया? अच्छा। किसी इंसान का। तो वो आया, उसने राम से कहा कि भाई, तुम्हारे राज्य में कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जिसके कारण ईश्वरों का हम्म। कुछ गलत प्रकोप अपने ऊपर छाया हुआ है, और जिसके कारण मेरा हम्म। पुत्र मर गया। तो राम निकलते हैं बाहर, देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। तो राम बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं कि हे, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपना पहचान बताइए। तो जैसे ही वो अपनी पहचान को पूरा बताता है, और फिर वो राम पूछते हैं कि आप किस कोटि से हैं, किस जाति से हैं, इस चीज को भी बताइए। तो वो कहता है मुझे शूद्र समझिए। तो राम अपने तलवार को निकाल के उसका गला काट देते हैं, और उसी वक्त आसमान से पुष्पों की वर्षा होती है। और इंद्र आदि देवता कहते हैं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये ये रामायण क्या? में है। ये रामायण में है। और ये वाल्मीकि नहीं लिखा होगा जहां तक ये वाल्मीकि मेरा नहीं ख्याल। लिखा है। तो हाँ। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ बदलनी चाहिए, बदलती हैं। और लेखक जरूरी नहीं है कि लेखक ने जो लिख दिया वही पात्र था। लेखक ने अपने हिसाब से पात्र बदले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार सोचता हूँ, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम भटकते रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, हाँ, डिस्कशन तो इसी में है ना, किसी टॉपिक से बद के डिस्कशन करो तो क्या डिस्कशन। तो थोड़ा सा खींच के लाएंगे थोड़ी देर बाद, अब पहले बात कर लेते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि 1947 के आसपास अ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, जब भी किया गया। मुझे पॉलिटिकल नॉलेज इतना नहीं है, लॉ का भी इतना नॉलेज नहीं है, फिर न्यूज का भी नहीं है कि कब किया गया। जब भी किया गया, आजादी के आसपास उनको इंडिया का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया। हर जगह उनके पेपर फोटो छपने लगे, यहाँ तक कि वो हर नोट पे हैं। और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें बदलती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ जो आजू बाजू की तस्वीरें हैं वो भी बदलती हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में जाओगे तो भगत सिंह की फोटो मिलेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मिलेगी। यूपी में भाई जाओगे तो दबे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मिलेगी, लेकिन नीचे लिखा होगा राम जी अम्बेडकर, और बगल में मोदी जी की फोटो लगी होगी। भाई दबे तो गांधी जी की सबसे रेलेवेंट तस्वीर जो होती है ना, वो सबके जेब में होती है। बिल्कुल। बाकी सारी तस्वीरें इरेलेवेंट है, उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जस्ट थिंक कि आज से 100 साल, 200 साल बाद हम्म। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लोग गांधी जी को भगवान का अवतार समझने लगेंगे। बिल्कुल समझ लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और उनके ऊपर इतने टेक्स्ट लिखी जा चुकी हैं, जैसे रामायण एक लिखी गई, उसके बाद टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे। जब आप किसी चीज को समझने के लिए बहुत से राइटर्स लिखने लगते हैं ना, तो समझो कि उसमें कुछ तो है। और गांधी जी के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है। आज ही नहीं, पिछले सौ हम्म। साल से हो रहा है, 70 साल से हो रहा है, जब भी 60-70 सालों से। और ये बढ़ता ही जाएगा। आज से 1000 साल बाद मदर टेरेसा, गांधी जी, नेल्सन मंडेला, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम टेक्स्ट बुक में रखेंगे भगवान के दर्जे को देके। इसमें थोड़ा सा है कि ऐड नहीं ऑन समझ। करना चाहेंगे। हम्म। थोड़ा सा ऐड, जब भी हम किसी से बात करते हैं, धर्म का शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे हम। जैसे कि जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं और जिनको हम देवी देवता मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है। तो इनके एग्जिस्टेंस को जैसे हमने सॉलिडिफाई किया है, भौतिक रूप दे दिया है। तो जिन लोगों का इनमें विश्वास है, जब भी हम कुछ मित्रों से या कुछ लोगों से इस पे बात करते हैं, तो मेरी ये अपनी मतलब अपना मंतव्य ये है कि ये लोग सिंबलिक हैं। मतलब शास्त्रों में इनके बारे में सिर्फ सिंबल के तौर पे बताया गया है, ये नहीं बताया गया है कि ये कहीं फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए मेरा जो सबसे अच्छा तर्क होता है, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है सबसे खराब तर्क भी हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग, पर मेरे हिसाब से अच्छा तर्क है कि ये बात कितना
रेलेवेंट है कि अगर आज कोई बच्चा पैदा हो और हम उसे बचपन से ही ये सिखाएं और बताएं कि बेटा, ये आयरन मैन जो है ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये लोग गॉड्स हैं, दे आर सिटिंग समवेयर अपसाइड इन द स्काई एंड गाइडिंग पॉसिबल, आवर डेस्टिनी, दे देयर आर इज ए डूइंग पॉसिबिलिटी। सम। तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि जब वो 20 साल का होगा तो उसकी उसका ये विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाए कि सुपरमैन एक भगवान है? पॉसिबल है ना? देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट अभी देखो सुपरमैन वाला थोड़ा एग्जांपल बहुत लेटेस्ट हो गया, बट यही मैं 100-200 साल पीछे की नहीं, किसी की बात करूं तो दैट माइट बी पॉसिबल। तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमें बचपन से जो कहानियां सुनाई गई हैं, एंड दोज स्टोरीज विच वी नेवर क्वेश्चन कि क्या ये सचमुच है भी या नहीं, क्या ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां हो जिनको सुनाया गया है? इजंट इट पॉसिबल? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, देखो क्या इजंट होगा। इट पॉसिबल? अगर अगर मैं ये सारी बात ले जाके किसी मंदिर में सुनाऊं ना, तो अगले दिन लोग तुम्हारा एड्रेस पूछने आएंगे। और मैं दे नहीं नहीं, दूंगा कि तुम कहाँ तो रहते हो, और लोग मैं तुम फिर तक से पहुंचेंगे। नहीं, मैं समझ गया, मैं देखो फिर तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन देखो क्या है, इस चीज को उस लेवल पे नहीं लेके जाते। मैं सिंपल सा लॉजिक समझता हूँ, हर चीज के होने और ना होने की इक्वल इक्वल पॉसिबिलिटीज है। ये हमें धर्म भी सिखाता है, शास्त्र भी सिखाता है, और साइंस भी सिखाती है कि हर नहीं, वो ठीक है चीज। इसको। मेरी बात ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, बट थोड़ा सा और पीछे चल के एग्री करूंगा अभी। एकदम पीछे मत जाओ, एकदम आगे नहीं हो, बीच में आते हैं, जैसे साईं बाबा एग्जाम्पल लेते हैं। आज 2022 में मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं उनके प्रति कोई नफरत रखता हूँ या मैं उनमें नहीं मानता, बट जो मैंने देखा है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं 6th या 7th में रहा हूँगा, तो मुझे हम्म। पहली बार पता चला कि साईं बाबा भी कुछ है। ठीक है, ठीक 6 महीने या साल भर बाद मुझे पता चला कि जो ये मेरे घर के सामने दुर्गा मंदिर हुआ करता था, अब ये साईं मंदिर हो गया। याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। तो दुर्गा मंदिर अब छोटी हो गई, साईं मंदिर बड़ा हो गया, और पूरे कैंपस का नाम चेंज करके रख दिया गया साईं मंदिर। मैं तुम्हारे मंदिर वाले बात से एग्री कर रहा हूँ, तो इसलिए एग्री कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही देखा हो। शहर से हैं, बिहार। हाँ, हाँ, हमने देखा है। हमने हमने ये देखा है साथ प्रत्यक्ष में रूप सब। से देखा है कि जो दुर्गा मंदिर हुआ करता था वो अचानक से साईं मंदिर हो गया। दुर्गा जी की भी मूर्ति वहां थी, लेकिन पहले दुर्गा जी की सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ होता था, लोग शाम को वहां सत्संग करने जाते थे। अब वो साईं मंदिर हो गया, तो साईं मंदिर होते ही वहां हर गुरुवार को भंडारा बढ़ता है। हमने बिल्कुल। उन भंडारों में खाए हैं भाई साहब। हर गुरुवार को भंडारा बढ़ता है, बड़े बड़े पूजे पाठ होते हैं, हम्म। मतलब हर गुरुवार को ऐसा लगता है कि 5-7 लाख रुपए तो हो गए खर्च। पूरा शहर जगमग जगमग। तो मुझे क्या समझ में आता है, चीजें हैं, लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम इंसानों से अलग हैं। आप उनको भगवान का अवतार कहिए, आम इंसानों से अलग हैं। अब आप उनको समय से आगे कहिए, भगवान का अवतार कहिए, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअली अहेड कहिए, हम लोग हमारे समय सीमा से, बट हमारे अंदर क्या दिक्कत है मुझे जो समझ में आती है, वी बीइंग एन एनिमल, ह्यूमन इज एन एनिमल, ठीक है, एंड एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। तो हमें ना हमेशा एक नए होप की तलाश होती है। हमारा एक होप खत्म होता है ना, तो हम दूसरा होप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये इसी होप का नतीजा है ये कहानियां। बिल्कुल। हम होप, एक समय ऐसा आता है कि घर में बैठी दादियां, जिन्होंने कभी किसी बाबा को नहीं देखा है, बट वो मन हम्म। गढ़ंत कहानियां बना के अपने बच्चों को सुनाना शुरू कर देती हैं। मैं थोड़ा सा, एक सेकंड में इंटरफेयर करने के लिए माफी चाहूंगा। मैं इतना कटु बोल गया थोड़ी देर पहले, या कह लो कि अपना सिर्फ ओपिनियन दे रहा था, वो इसलिए था ना क्योंकि मैं कभी कभी परेशान होता हूँ लोगों के ब्लाइंड बिलीफ से, लोगों के अंधविश्वासता से। तुम मंदिर जाओ और तुम जानबूझ कर, कोई एक बंदा अगर सिर्फ ऐसे गेट को छू के ऐसे प्रणाम कर लेना, तो उसके पीछे आने वाले सारे लोग गेट को छू के ऐसे प्रणाम करेंगे, विदाउट नोइंग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कोई हो लॉजिक नहीं सकता है है, वो पर जल्दी में हो। वो फॉलो जरूर करेंगे उसको। तो मैं इस ब्लाइंड बिलीफ को क्वेश्चन करता हूं कि कम से कम तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है तो एटलीस्ट क्वेश्चन कि तुम क्या कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि राम और कृष्ण नहीं थे, बिल्कुल थे, बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे। पर मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखा ना, तो ये नाम बड़ा सोच समझ कर दिया, रामचरितमानस। राम के चरित्र को मन में, मानस में धारण करो, पूजा मत करो, राम बनने की कोशिश करो। मूर्ति लगा के और अगरबत्ती नहीं दिखाना है, ट्राई टू बिकम राम। तो लोग नहीं पता नहीं क्या करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, खैर। नहीं, देखो, सब्जेक्ट काफी अच्छा है, काफी, मुझे काफी अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा, मैं किसी चीज के ऊपर कमेंट कर रहा था, तो हम्म। मुझसे किसी कलीग ने पूछा, बड़ी प्यार से, शी केम नियर मी, शी वॉज ए फीमेल, तो उसने पूछा कि तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है क्या? मैं थोड़ी देर वो चौंक के रह गया कि ऐसा क्या, मैंने क्या बोल दिया जिसकी वजह से। हुआ क्या था, ऐसी ही डिस्कशन किसी चीज पे चल रही थी, तो आई सेड कि नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। हम्म। तो ये ऐसा परसेप्शन बिल्ड हो गया कि मैं नास्तिक हूँ। मैंने कहा देखो, ऐसा नहीं है, मैं मंदिर जाता हूँ, जब भी समय मिले मैं बिल्कुल जाता हूँ। कुछ ना हो तो महीने में एक बार तो चला ही जाता हूँ। और ऐसा कोशिश नहीं करता कि महीने में एक बार जाऊं, वो अपने आप ऐसा सिस्टम बन जाता है। जैसे अभी लास्ट सैटरडे मैंने अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाया कि चलते हैं कहीं घूमे, और वो उसने कोइंसिडेंटली प्लान बनाया कि मंदिर ही चलते हैं। एक नागपुर में अयप्पा मंदिर है, हम्म। आ, हाँ अयप्पा मंदिर है, वहां चलने का उसने प्लान बनाया, तो हम मंदिर गए। हम काफी 2-3 घंटे बैठे रहे, पूजा पाठ किया, देखा, समझा। वहाँ केरल के कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की, समझा कि क्या चीजें हैं। तो मैं इन सारी, देखो, इन, मैं सिंपली समझता हूँ मंदिर का, भगवान का, गॉड का, सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल, लीनियर। एक कहते हैं ना कि तो वन वे, इसको आप अप एंड डाउन करने के, आपको जो हॉस्पिटल में मॉनिटर बना होता है वैसे बनाने की कोशिश नहीं की। ये बहुत ही लीनियर है, आप समझ लीजिए कि ये डेड लीनियर है। वो लॉजिक ये है कि वो थे या नहीं थे, फर्क नहीं पड़ता। वो हैं, होंगे, आने वाले हैं, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या किया, कैसे नहीं किया, इन सारी बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात फर्क पड़ता है, उन्होंने 100 बातें कही, उन 100 बातों में से आज के डेट में मैं अगर एक बात मुझे अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं ये फॉलो कर सकता हूँ, तो मुझे उसी एक बात को फॉलो करने से ऐसा लगता है, यस आई एम अ फॉलोअर। मैं 99 बातों के पीछे नहीं भागता कि वो मैं फॉलो नहीं कर सकता। और तुम्हारी बात इसमें यहाँ थोड़ा मैं थोड़ा सा डिसअग्री कर गया कि वो ठीक है, उनकी भक्ति भाव है, अंधविश्वास है, जो भी है। बट क्या है कि आज के डेट में ना, इन टूडेज एरा, अभी आप चीजों को जैसे करते थे वैसे नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो गई, फास्ट मूविंग हो गई। हाँ, लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, प्रोवोक्ड नहीं होना चाहिए, वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ये इतना वाइड सब्जेक्ट है कि इस पे 100 लोगों का 100 मानना हो सकता है, सबका अपना अपना हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इसको, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सच में जानना समझना चाहते हैं तो सिर्फ किसी की सुनी हुई और कही हुई बातों में आकर इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, और जो रियल ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, खरीद सकते हैं। आप रोज बर्गर पिज्जा पे 1000 खर्च कर देते हैं, किताबें उससे भी सस्ती आती हैं, आप जाइए, खरीदिए, पढ़िए, मेहनत करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट कहते क्या है। ये नहीं कि आपको कोई सड़क पे कह के चला गया कि हाँ जी ये बात है, और आप अगले दिन से दोहराने लग गए कि हाँ ये बात है। डोंट डू दिस। थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए, मेहनत करिए, और असली चीजों तक पहुंचिए। बस इतना इतना ही है। इसके और पीछे भी एक, चलो मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है। खैर हम्म। मैंने भी नहीं पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इच्छा रखता हूँ पढ़ने की, बट लेट्स सी कब वो टाइम मिलता है जब वो मैं पढ़ पाऊँ।
अभी फिलहाल हम्म। दूसरी बुक्स पढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं कह सकता कि टाइम नहीं है, टाइम है, तो वो दूसरी बुक्स पढ़ने में मैं वो स्पेंड करता हूँ। हाँ हाँ, वो सही है। वैसी बुक्स मैं कब पढ़ पाऊंगा देखते हैं, लेट्स सी। बट थोड़ी बहुत जो चीजें फैक्चुअल मैंने इधर उधर पढ़ी, उसके पीछे क्रॉस चेक किया। बट आज के टाइम पे जो जनरल इंसान सवाल करता है, अपने पास है 24 आवर्स, इंसान को अभी चाहिए 48 आवर्स, उसमें से भी वो टाइम निकाल के कैसे इन चीजों पे स्पेंड कर सके? दिस इज अ क्वेश्चन। मतलब तुम्हारा सवाल मतलब जो जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है वो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का है ना? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। इफ यू विल से कि टाइम मैनेज करो, तो टाइम मैनेज करने के बाद जो टाइम बचता है, उसके लिए भी बैकलॉग बहुत सारा होता है, जो हम अपने लाइफ में करना चाहते हैं, करना चाहते थे, उन चीजों को करने के लिए हम बचा के रखते हैं। अब मुझे नहीं एक लगता सिंपल कि आस्था रखने से अगर लाइफ चल रही है, तो लोग क्या सोचते हैं कि इनके पीछे क्रॉस क्वेश्चन करने की कौन किसको टाइम पड़ी है? लेट इट बी। सुनो 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 सुनो, हम इसका नहीं जानते हैं कि कैसे डिटेल में जवाब दें। आई एम नॉट अ स्कॉलर नीदर अ प्रोफेसर। लेकिन सिंपल भाषा में अपने दिनचर्या को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं ना, वो सारे महत्वपूर्ण नहीं होते, उनमें हम बहुत समय वैसे भी गंवा देते हैं। फोन पे बात करने में, घूमने में, बकैती में, वैसे भी हम बहुत समय जाया कर देते हैं। अगर उन समयों को समेटा जाए तो शायद कुछ फ्रूटफुल, शायद कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि समय की कमी होती है, नहीं होती है। बस प्रेफरेंसेस सेट करने होते हैं, और कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अकबर या मतलब कोई शहंशाह है या कोई राजा तो है नहीं, पूरे राज्य को संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि समय का इतना अभाव है। समय है हमारे पास, अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, चीजों तक पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम चाहें तो चीजों तक पहुंच सकते हैं, सही बात है। लेट्स सी कौन को कितनी चीजों तक पहुंच और पाता है। रही बात क्यों पढ़ें, तो पढ़ें अपने को समझने के लिए, अपने को सुलझाने के लिए, दुनिया को समझने के लिए। और नहीं पढ़ना है तो ये भी आप, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, इट्स योर देखो, टाइम। आजकल कुछ चलता चीजें है ना ना कि माइंड माइग्रेशन। बेंडिंग है, नहीं नहीं, देखो, कुछ चीजें माइंड बेंडिंग है, ठीक है। मैंने अभी अभी एक यूट्यूब पे एक चैनल है दी ललन टॉप करके, कि मैं हम्म। बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ अक्सर, जो गेस्ट इन द न्यूज रूम करके आता है एक, वो मैं अक्सर देखता हूँ। तो उसमें रिसेंटली हम्म। एक आईआईएम के प्रोफेसर आए हुए हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है, द इसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। और पूरा उनका 1.5-2 घंटे का उसमें डिस्कशन है। सौरभ करके जो एडिटर है, उनके साथ पूरा उनका डिस्कशन है। तो मैंने पूरा नहीं देखा, बट अभी हाफ मिड हाफ तक पहुंचा हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसे समझाया जो माइंड बेंडिंग है, ठीक है। आप वो, जैसे कोई तुमसे पूछे कि राम थे या नहीं थे, तो तुम, ठीक है, तुम्हारी आस्था कहती है कि थे, साइंस कहता है, साइंस, राम सेतु था, कुछ साक्ष्य भी इधर उधर दिख जाते हैं, बट उन साक्ष्यों के पीछे भी साइंस अपनी बुद्धि लगा के कहता है कि ये को रिलेटेड है, ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। साइंस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहता है ये को रिलेटेड है। उस समय पे ऐसी चीजें घटित हुई, किसी राइटर को ने इन सारी चीजों को समेटा और लिख दिया, तो इससे साबित नहीं हम्म। होता कि वो थे। साइंस का मानना अपनी जगह पे है, आस्था का मानना अपनी जगह पे, बट तुमसे पूछी जाएगी बात, तुम क्या सोचते हो? तो तुम्हारे पास अगर ये तराजू है ना, तो तुम एक समय को ऐसे रहते हो, आस्था की तरफ, और एक समय को साइंस की तरफ। तुम कभी बैलेंस नहीं कर पाते हो, कभी डिसाइड भी नहीं कर पाते हो कि ये ऐसे ही होगा। तुम कभी डिसाइड नहीं कर एक पाओगे बात, कि यही है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर बताएं, हम्म। जो क्योंकि थोड़ा समय, बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा समय हमको भी हो गया साइंस पढ़ते, और थोड़े बहुत स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते। और जितना फिगर आउट हम कर पाए हैं वो सिर्फ इतना ही है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म दो रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि साइंस भी फिजिकल चीजों को समझने में लगा हुआ है, साइंस भी एक ऐसी थ्योरी देना चाहता है जिससे ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को समझ सके। रोज नए नए आविष्कार होते हैं, रोज साइंस कोशिश करता है कि कोई ऐसी थियरी आ जाए जो यूनिफाई कर दे सब चीजों को, एक सिंगुलर थियरी से हम सब कुछ समझ सकें। तो वो भी एक फिजिकल यूनिवर्स को समझने की बात कर रहा है। और अध्यात्म भी
पहले स्थूल चीजों को ही समझने की बात करता है कि पहले आप अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को, विचारों को समझे, भावनाओं को समझें, तत्पश्चात वो कहता है कि आप ब्रह्म को और आत्मा को समझें। तो अध्यात्म भी कहीं ना कहीं पहले भौतिक चीजों को समझने की ही बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि अध्यात्म भौतिक चीजों को ही समझने की बात कर रहा है। अध्यात्म एक कदम आगे भी बढ़ता है, वो ये भी कहता है कि जो परा भौतिक है, जो भौतिक नहीं है, उसको भी समझो। पर उस तक जाने के लिए भौतिक समझना बहुत आवश्यक है, और साइंस भी कहीं ना कहीं यही करता है। तो दोनों डिफरेंट पाथ्स पे नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों का मकसद एक ही है, दोनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। तो एक मेरा ये मानना है, दोनों के लिए, साइंस के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। नहीं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस से हम पा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आस्था से पा सकते हैं और पुराने स्क्रिप्चर से पा सकते हैं। जैसे आज तुमसे या कोई फिर कहे कि जाओ जरा एक टीवी बना दो, तो तुम वो रामायण गीता महाभारत पढ़ के टीवी नहीं बना सकते, चाहे तुम्हें बिल्कुल नहीं बना आत्मज्ञान ही सकते। प्राप्त क्यों ना हो जाए। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम यहाँ बैठे बैठे जरा अमेरिका में किसी मेरे मित्र से बात करा दो, तो तुम आज के डेट में अध्यात्म पढ़ के नहीं कर सकते। उस अध्यात्म में भले ही ऐसा लिखा गया है कि उस पर पुरानी शक्तियां हुआ करती थी जो ऐसा कम्युनिकेट कर सकती थी, टेलीपोर्ट कर सकती थी, बट वो आज तुम नहीं कर सकते, मे बी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन साइंस से कर सकते हो। और मैं तुम्हें आज कहूँ कि जरा मेरा फोन रिपेयर कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम चाहे कि राम के कितने भी वैसे बड़े तो भक्त हो, कृष्ण के कितने भी बड़े भक्त हो, आस्था में कितनी भी तुम्हारी। टेलीपोर्टेशन से एक बात याद आई हमको। एक ना अमेरिका में, आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है, कहीं ना कहीं से सुना हुआ है, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। अमेरिका में एक आदमी हुआ जिसका नाम था टेड सीरियो। हम्म। टेड सीरियो। इस इस सेशन के बाद मैं भी पढ़ूंगा कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सुना है कि उसके पास ना कुछ, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद वो थोड़ा विलक्षण हो गया था, थोड़ा एब नॉर्मल हो गया था, और वो दूर की चीजें सुन पाता था और समझ पाता था। जैसे रेडियो नहीं कनेक्ट कर पाता है, दूर की फ्रिक्वेंसीज को पकड़ लेता है, वैसे ही वो अमेरिका में बैठे बैठे भारत की बातें सुन सकता था, अगर वो अपने, ऐसा मैंने सुना है। इट मे बी रॉन्ग, पढ़ना पड़ेगा। टेड सीरियो उसका नाम है, एक बार पढ़ूंगा मैं भी, देखता हूँ कहाँ तक सच है। देखो, मैं टू वेरी ऑनेस्ट, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, बट सीधी सी बात ये है, हम ये बहस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दिक्कत क्या है ना, आज के डेट में आप जब किसी भी, आप इतने व्यस्त हो लाइफ में कि बहुत सी चीजों के बारे में डीप जाकर पता लगाना नॉट पॉसिबल। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से 2-3 साल पहले ना मैंने सोचा था ऐसे ही कि क्या हो ट्विटर सबको वेरीफाई कर। 2-3 साल पहले मैं ऐसे सोच रहा था। बहुत ही सच बात है ये। मेरे साथ एक मित्र था, मैंने उसको बताया भी था कि क्या हो अगर अपने पास ऐसी एक सोशल मीडिया हो जो जैसे अपने इंडिया में होता है ना, आधार कार्ड वेरीफाइड है, तो क्या हो ऐसे सोशल मीडिया हो जिसने सबको वेरीफाई कर रखा हो, और उतने ही लोग उस सोशल मीडिया अकाउंट पे हो। पूरी दुनिया में 10 सोशल मीडिया अकाउंट ना, एक सोशल मीडिया अकाउंट हो चीजों को। और ये मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस है ना, वैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेक ओवर करे और उसको एक ग्लोबल लेवल पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, जिसपे सारे देशों के सारे महाद्वीपीय लोग जहां से भी जो भी है वो उस पे जा सकता है, अपने आप को वेरीफाई करे और उसका वो बन जाए। इसकी इसका क्या बेनिफिट है तुम समझ लो। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअली तब मैंने समझा था, समझो कि किसी दुनिया के किसी छोटे से देश से कोई एक छोटा सा लड़का है जो 15 साल का है, बट वो मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, बट उसको कोई चीज चाहिए जो मिल नहीं रही है। अब वो कुछ नहीं कर सकता इन रियल लाइफ, बट वो सोशल मीडिया पे उसने डाला, और सामने वाले को पता है कि ये जो बंदा है ये जेन्युइन है। जेन्युइन आंख है, दैट आई एम नॉट सेइंग, बट ये जो बंदा कह रहा है, जो मांग रहा है, जो पूछ रहा है, वो बंदा जेन्युइन है, बिकॉज इट्स वेरीफाइड। अब अपने पास ये डाउट नहीं है कि अरे ये तो फेक अकाउंट हो सकता है, ये डाउट नहीं है। अब अपने पास ये डाउट है कि जो इसकी आंख है वो कितनी सच है।
और ये हम डेली लाइफ में, रियल लाइफ में डेली बेसिस पे करते हैं, हर मिनट करते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किसी और से बात करोगे, हम सब ही एक दूसरे पे तो ऐसे ही सोच के चल रहे होते हैं ना कि हाँ सामने वाला सच बोल रहा है। थोड़ा ज्यादा जान जाते हैं तो ये हमें प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा 50% से क्रॉस कर जाते हैं, 90% तक हम पहुंच जाते हैं कि हाँ सच बोल रहा होगा। उस केस में हो सकता है 49 पे रहे, बट हमें फिर भी ये पता है कि ये बंदा है, यही कह रहा है। अब क्या कह रहा है इसकी सच्चाई जाननी है। तो मैंने ऐसा सोचा था अभी, लिटरली जब ट्विटर का टेक ओवर हुआ ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि इलॉन मस्क ऐसा कुछ करेगा जिसमें सबको हम्म। वेरीफाई कर देगा वो। और पता है ये मुझे ख्याल कहाँ से, इसको आइडिया नहीं कहेंगे, सबके पास आइडिया जाते हैं, ये ख्याल तब आया जब मैं कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था और मैंने इंडियन रेलवे को पीएनआर नंबर डाल के कोई कंप्लेन किया। एक्चुअली काफी ऐसे बहुत से केसेस आप ट्विटर पे देखोगे तो मिल जाएगा, लोग डालते हैं कमेंट की एजेंसी फिर रिवर्ट बैक करती है, और वो तुरंत और फिर त्वरित। और फिर भारत के लोग अपने गांव जाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे को ना रेलवे मिनिस्टर ने रिप्लाई किया था। चाहे 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 कक्षा में अपना स्टेटस बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे रेलवे मिनिस्टर नहीं नहीं, है कि नहीं। मैंने किसी को नहीं कहा था। आई न्यू कि मैंने पंखे के बारे में कंप्लेन किया एंड इट गॉट रिजॉल्व। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये सोशल मीडिया की पावर देगी ब्रो। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम लखनऊ, आई थिंक वी वर टुगेदर। राइट राइट, हम साथ में ही थे, हम लखनऊ से बनारस वगैरह जा रहे थे। तो आप समझ रहे हो पावर देखो। पर हमने उसको कहाँ यूज किया, $8 दे दो ब्लू टिक ले लो, $8 दे दो ब्लू टिक ले लो। अरे भैया, आप समझ रहे हो, आप बनिया बन गए, कुछ नहीं था। बहुत कुछ हो सकता था इसका। आप लेफ्ट विंग, हम्म। राइट विंग, ये आपने बहुत सी बातें करी कि खरीदने के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस दैट। आपने बेसिक ढांचा ही बदल दिया उसका। तो दुनिया ऐसी है ना, ये देख मेरे भाई, मैं सीधी सी बात बताऊंगी, आस्था, साइंस, दिस दैट, फलान ढिमकान, सबको साइड में करो। बी फोकस्ड ऑन सिंगल थिंग। आस्था, एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि आस्था ये भी कहती है कि अगर अगर किसी एक चीज को लेके अगर आप फोकस्ड हो ना, और आपका सारा ध्यान उसी चीज पे केंद्रित है, वो भी एक तपस्या करने का तरीका है। इसी को कर्म योग भी कहते हैं। बिल्कुल। तो आप, अगर आप बिजनेस करने में एक्सपर्ट हो ना, और सारा फोकस आपने उसी पे रखा है, बाकी सारी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो आप तपस्या कर रहे हो। और उसी तपस्या के कारण है कि आज लोग टॉप बिलियनियर्स बने बैठे हैं। राइट। अगर आप पढ़ने में हो, जैसे आईआईटी के लिए जो बंदा प्रिपेयर करने जाता है, एम्स के लिए जो प्रिपेयर करने जाता है, जेई नीट, वो तपस्या, अगर उसने नंबर वन पोजीशन पे वो है, तो उसने तपस्या की है उसके लिए, पढ़ने में। समझ रहे हो, एक वी, साधु जो वी, बनारस में बैठ के, काशी में बैठ के सारे स्क्रिप्चर जिसने पढ़ डाले, वो, और एक लड़का, सपोज आदित्य तिवारी, जो कोटा में बैठ के नीट के लिए सारे स्क्रिप्चर पढ़ डाले उसने, नीट से रिगार्डिंग। क्या डिफरेंट है दोनों में। और हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, तो आई होप ये 30 सेकंड भी क्लोज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना अपनी बातों को वो एक समेट के ये कहना चाहूंगा कि मेरा कहीं भी इंटेंशन गलत नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करिए और किसी की कही सुनी बातों को मत मान लीजिए। अपना रीजनिंग, अपनी ऑब्जेक्टिविटी अपने साथ रखिए और चीजों को खुद समझने की कोशिश कीजिए। बाय द वे हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो अगले सेशन में खैर अब करेंगे, अगले सेशन में फिर नए अभी। टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। हम्म। तो आज थैंक का यू। समय समाप्त हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।